हे गाइस, वेलकम बैक टू एमएससी एंड बीएससी फिजिक्स क्लासेस। ठीक है, हम लोग देखो आज पढ़ने वाले हैं शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस को। देखो लास्ट जो अपनी क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस था उसको डिटेल से पढ़ा था। अब देखो न्यूक्लियस का जो आपके लिक्विड ड्रॉप मॉडल था उसकी क्या खास बात थी, पहले अपन उसकी बात करते हैं, फिर उसके अंदर क्या कमियां रह गई जिससे अपन को ये मॉडल लेके आना पड़ा, इंट्रोड्यूस करना पड़ा, उसकी देखो ब्रीफ के अंदर चर्चा करते हैं। जब का वहाँ पे हमने पढ़ा था लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो उसकी दो अच्छी प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी। एक तो न्यूक्लियर जो फिशन होता है उसको बड़े आराम से वो समझा रही थी। जो बड़े आपके न्यूक्लियस थे ना उनका ब्रेकडाउन होना छोटे न्यूक्लियस के अंदर, उस फिनोमेना को बहुत आराम से हम लोग लिक्विड ड्रॉप मॉडल के जरिए समझ सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। फिर हमने वहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया था जो न्यूक्लियस उनकी बाइंडिंग एनर्जी का, उनके एटॉमिक मास नंबर जो है ना उसके साथ में, तो वहाँ पे अपन को जो ग्राफ था वो भी बड़े अच्छे से क्लियर हो गया। यानी जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था उसने न्यूक्लियस की इन दो प्रॉपर्टी को तो बड़े आराम से समझा दिया, बड़ा अच्छी तरीके से समझाया। लेकिन प्यारे साथियों, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज निकल कर आई जिनकी व्याख्या जो है, जिनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल नहीं कर सका। कौन से? जैसे मैं अगर बात करूँ स्पिन की, जैसे मैं बात करूँ पैरिटी की, जैसे मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट हो गया उसकी, तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिनकी व्याख्या या जिनकी एक्सप्लेनेशन हम लोग जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था न्यूक्लियस के लिए उसके बेसिस पे नहीं कर पाए। तो साइंटिस्ट ने फिर और डिस्कवरी की, तो यूँ सोचा गया कि न्यूक्लियस का भी एक अलग मॉडल प्रस्तुत किया जाए। अब देखो ये जो सेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस है ना, इसके बारे में ब्रीफ में आपको बताता हूँ। हम लोगों ने सबने एटम को तो देखो जरूर पढ़ा होगा, देखा होगा। अब देखो एटम जो होता है, जब हमने इसको 9th क्लास से देखना स्टार्ट कर दिया था हमारे बुक्स के अंदर, बीच में एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व होते हैं। तो एक कल्पना करी गई ऐसी कि कहीं न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे न्यूक्लियॉन्स है वो भी तो आपके रिवॉल्वेशन कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। अब इसी अवधारणा को देखो ध्यान में रखते हुए हमने ये काम किया है। अब देखो हमें कैसे ऐसे पता चला, कौन से वो एजम्पशन है जिनके आधार पर हम लोगों ने ये माना कि जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अब ये जो सारे धारणाएं हैं ना वो कैसे निकल कर रही है, उनको एक एक करके अपन को पढ़ना है। लास्ट में हम लोग एक फाइनली निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, हाँ जो एटम का आपके न्यूक्लियस होता है उसकी जो तुलना है वो हम लोग एटॉमिक मॉडल के आधार पर कर सकते हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। शेल का मतलब तो आप समझते ही हो, शेल सब शेल, हम लोग जो एटॉमिक आपके जो बाहर कक्षाएं होती है ना उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो एटॉमिक कक्षाएं होती है जिनको अपन शेल बोलते हैं, सब शेल बोलते हैं। तो वहीं से एक अवधारणा निकल कर आती है जो आपके न्यूक्लियर सेल मॉडल है ना उसकी। अब देखो उसको डिटेल से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखना इन एटॉमिक फिजिक्स, यानी अपन एटॉमिक फिजिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देयर आर सम एलिमेंट्स विच आर नॉन एज नोबल और इनट गैसेस। हम लोग पढ़ते हैं जो अपनी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर आप बोर्ड से देखो, जो आपका 18th जो कॉलम है लास्ट वाला, उसके अंदर आपको देखो लाइन से देखने को मिलेंगे, वहाँ पे हीलियम है, वहाँ पे नियोन है, वहाँ पे आर्गन है, वहाँ पे आपके क्रिप्टोन है, वहाँ पे जीनोन है, वहाँ पे आपके रेडोन है। तो ये सारी की सारी जो लास्ट वाले कॉलम के अंदर गैसेज है ना, ये सारी इनर्ट गैसेज है, सारी नोबल गैसेज है, या मैं अगर हिंदी में आपको बताऊँ तो ये सारी अक्रिय गैसें हैं। अब देखो ये भी अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अक्रिय गैसें क्यों हैं, क्योंकि उनका जो बाह्यतम कोश ना, जो उनका शब शेल है वो पूर्णतया भरा हुआ है, पूरी तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है। अब देखो अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फील्ड है तो वो किसी के साथ में इंटरेक्शन करना ही नहीं चाहेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो है एलिमेंट्स वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर। अब सुनना आगे हमने क्या लिखा, their outermost shell cells are completely filled and the electrons are tightly bound, then we can say that these gases are so stable। वही बात जो मैंने आपको बताई, ये गैसेस बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। अब देखना एक ग्राफ मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा रखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि ये आपकी वही जो आपके नोबल गैसेस है वो है हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, रेडोन है। अब देखो ग्राफ के अंदर जो पीक पॉइंट्स है ना, इनके ऊपर आपकी ये सारी की सारी नोबल गैसेज है। इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ हमने लिए यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मेजर किया, और साथ में हम लोग यहाँ पे बात करें एटॉमिक नंबर की। यहाँ से देखो नंबर थोड़ा सा मिट गया, मारवाड़ी को तो बुझण गया, तो देखो एटॉमिक नंबर के साथ में अपन ने इस आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ प्लॉट किया। इसका मतलब क्या है कि आपके जो आयनाइजेशन एनर्जी है किसी भी एक नोबल गैस की, वो हमेशा उससे पहले वाले और उससे बाद वाले जो एलिमेंट आएंगे ना उसकी तुलना में हमेशा ज़्यादा होगी, हमेशा सुपीरियर होगी, हमेशा हायर होगी। अब ये अगर मैं हीलियम की बात करूँ, नियोन की बात करूँ, आर्गन की बात करूँ, तो इनके एटॉमिक मास जब मैं देखूँ, सॉरी एटॉमिक जब नंबर मैं इनके देखूंगा, Z की वैल्यू देखूंगा, तो मुझे क्या मिल रही है 2, 10, 18। ये क्या है भैया, अपन पीरियोडिक टेबल के अंदर बोलते हैं ना कि एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर अपन उनकी जो पोजीशन है उसको डिसाइड करते हैं। तो ये क्या है, इनकी पोजीशंस है। अब देखना जैसे ही इनकी पोजीशन है कि ये इतने इतने नंबर के बाद आते हैं, और इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 2 है, इसके अंदर 8 है, इसके अंदर भी 8 है। यानी एक निश्चित क्राइटेरिया हो गया कि ये वाले जो एलिमेंट्स है ना ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब देखो इससे हम कंपेरिजन कर रहे हैं, देखना कैसे, मैं कह रहा हूँ इट इज सीन दैट न्यूक्लियर कंटेनिंग फॉलोइंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स शो वेरी हाई स्टेबिलिटी।
अब यहाँ तक तो हमने बात करी थी पूरी एटम की। एटम के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसे एटम जिनके लिए जो आपके नोबल गैसेज है ना, जिनके लिए ये वैल्यू 2, 10, 18, इसके बाद लगातार ये वैल्यू आगे चलती जाएगी, इस तरह से अगर आ रही है, तो ऐसे जो एलिमेंट्स है, ऐसे जो गैसेज है, इनको अपने नोबल गैसेज कह रखा। और ये हाईली अनएक्सपेक्ट, मैं यूँ कह सकता हूँ कि अपन कल्पना नहीं कर सकते उतनी ज़्यादा ये हाईली स्टेबिलिटी दिखाती है। अब ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जब हमने यहाँ पे न्यूक्लियस को स्टडी किया, तो हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे न्यूक्लियस अपन को मिले जिनके लिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ जो आपके न्यूट्रॉन्स है, वो अगर अपन को इन नंबर्स के अंदर मिलते हैं तो वो भी आपको उतने ज़्यादा हाई दिखेंगे, हाई स्टेबिलिटी वाले दिखेंगे, बजाय उनके पास वाले जो दूसरे एटम के न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस जो है ना, जिनके अंदर ये सेम नंबर नहीं है। देखना कुछ ऐसे न्यूक्लियस जिनके अंदर प्रोटॉन की जो संख्या है ना, वो 2 हो, 8 हो, 20 हो, 28 हो, 50 हो, 82 हो, अगर इन संख्या के अंदर आपको प्रोटॉन्स मिलते हैं किसी न्यूक्लियस के अंदर, तो ये देखा गया कि वो अनएक्सपेक्टेडली हाईली स्टेबल होता है एज कंपेयर टू देयर नेबरिंग न्यूक्लियसेस। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसे न्यूक्लियस जिनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो 2, 8, 20, 28, 50, 82 या 126 अगर होते हैं इनमें से, तो वो भी अनएक्सपेक्टेडली हाईली स्टेबिलिटी दिखाते हैं अपनी। अब कुछ ऐसे एलिमेंट भी हो सकते हैं जिनका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों ही इन नंबर्स के अंदर हो सकते हैं, दोनों 2, 2 हो सकते हैं, दोनों 8, 8 हो सकते हैं, दोनों 20, 20 हो सकते हैं, या एक 8 और दूसरा उसके अगर आसपास आता है, जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर बीच में कोई प्रोटॉन्स का आप किसी भी एटॉमिक रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए आपने कम ज़्यादा कर रखा तो हो सकता है। बाकी ये जो नंबर अगर दोनों के दोनों भी सेम आते हैं तो भी वो न्यूक्लियस जो वो उतना स्टेबल होता है, और बल्कि मैं कहता हूँ और ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो अपन को नंबर्स अलग से दिखाई दे रहे हैं ना, ये विचित्र नंबर है, ये अनएक्सपेक्टेडली हाई स्टेबिलिटी दिखाते हैं किसी भी न्यूक्लियस के लिए। तो हम लोगों ने इन नंबर को एक अलग से नाम ही दे दिया, और वो नाम हमने कह दिया है मैजिक नंबर्स। अब मैं आपको देखो शुरू में ये बता रहा था कि जो हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल था ना, वो कुछ चीज़ें नहीं बता पा रहा था, उसके अंदर एक मैजिक नंबर भी था। इस मॉडल ने अपन को मैजिक नंबर भी बता दी। तो ये मैजिक नंबर क्या है, ये बता रहा है कि जिस तरह से किसी एटम के अंदर अगर अपन देखें उसके बाह्य कोश के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है उसके ऊपर उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर भी अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर इनमें से कुछ आते हैं, तो ऐसे जो आपके न्यूक्लियस है वो हाईली स्टेबल होते हैं, अनएक्सपेक्टेडली हाई स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू देयर नेबरिंग न्यूक्लियसेस। अब देखो इसके बाद में अपन को क्या नोट्स के फॉर्म में एग्जाम में लिखे है ना, उसको भी हम लोग देखते हैं। सो गाइस देखो अब हम लोग बात करते हैं कि वो कौन से एविडेंसेस ऐसे हैं जो हमें ये कहते हैं कि भाई जो आपका न्यूक्लियस है ना, उसको आप शेल मॉडल के जरिए समझा सकते हो। ठीक है, कुछ एविडेंसेस है। पहला देखना कितना सिंपल सा एविडेंस है, न्यूक्लियई कंटेनिंग मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स शो वेरी हाई स्टेबिलिटी। 3-4 बार मैं पहले बता चुका कि ऐसे कुछ न्यूक्लियस जिनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, वो कुछ खास नंबर्स के अंदर, कुछ खास संख्या के अंदर है। अभी देखो अपने थोड़ी देर पहले देखा भी था 2, 8, 20 हो गया, 28 हो गया, आपके 50 हो गया, इसके बाद में आपने 126 तक अपन ने देखा था। तो ये जो कुछ नंबर्स जिनको हमने नाम दिया था मैजिक नंबर्स, तो अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या इनमें से अगर कुछ है, तो ऐसे न्यूक्लियस आपके अल्ट्रा हाई स्टेबिलिटी आपको दिखाएंगे। ये एक पहला एविडेंस हो गया। दूसरा एविडेंस देखना, दूसरा कितना शानदार सा एविडेंस है, मेजरमेंट शो दैट द सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि कोई भी आपका अगर न्यूक्लियस है तो उससे आपको न्यूट्रॉन को अगर बाहर निकालना तो वो न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी हो जाएगी, और अगर प्रोटॉन को बाहर निकालना तो प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी हो जाएगी। सेपरेशन का मतलब अलग करना। एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियस कंटेनिंग अ मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज लार्ज एज कंपेयर टू दैट फॉर अ न्यूक्लियस कंटेनिंग वन मोर न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आपके पास ऐसा न्यूक्लियस है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो मैजिक नंबर में से है, तो वहां से आप उस न्यूट्रॉन को बाहर निकालने की जो सेपरेशन एनर्जी देंगे वो बहुत ज्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में, अगर उसके आसपास कोई दूसरे ऐसे न्यूक्लियॉन्स है जिनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन है ना वो मैजिक नंबर से एक या तो ज्यादा है या एक कम है। अब सेम बात देखो यहाँ तो उसने किसके बारे में कही, न्यूट्रॉन्स के बारे में कही। अगर मैं आपको प्रोटॉन के बारे में पूछता ना तो सेम बात होती। तो इस लाइन के अंदर अगर मैं खाली न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से एक्सचेंज कर दूंगा ना तो इतने में हमारा एक और पॉइंट बन जाएगा। तो अगर एग्जाम में मान लो बड़ा क्वेश्चन आए और आप लोग वहां पे सोचो कि मैं अब क्या लिखूं, तो आप इस पॉइंट को दोबारा से लिख सकते हो। जहां पे आपने न्यूट्रॉन लिखा ना, देखो मेजरमेंट शो दैट द सेपरेशन एनर्जी फॉर अ न्यूट्रॉन, इसकी जगह कर देना प्रोटॉन, फिर फ्रॉम अ न्यूक्लियस कंटेनिंग अ मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसकी जगह कर देना प्रोटॉन्स इज लार्ज एज कंपेयर टू दैट फॉर अ न्यूक्लियस कंटेनिंग वन मोर प्रोटॉन। एक और आपको पॉइंट पड़ सकता है। दोनों सेम ही बातें, अलग अलग, एक बार न्यूट्रॉन के बारे में एक बार प्रोटॉन के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन एविडेंस पर मूव होते हैं। द नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप of an element containing a magic number of protons is usually large as compared to those for other elements। इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे आपके न्यूक्लियस जिसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो मैजिक नंबर में से अगर हैं, तो उस एलिमेंट के लिए आपके जो आइसोटोप्स होंगे ना वो भी ज्यादा होंगे संख्या के अंदर। मान लो कि जैसे अपन बात करते हैं
आपके किसकी बात करें, कौन सा एलिमेंट ले, जैसे अपन बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है 8O16 भी है, 8O17 भी है। कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है 6C12 भी है, 6C आपके 13 भी है, 6C14 भी है। तो ये क्या इसके आइसोटोप्स ही तो है। अब हम ये कहते हैं कि अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है ना वो अगर मैजिक नंबर्स में से है ना, तो इनके लिए जो नंबर ऑफ आइसोटोप्स होंगे ना वो भी ज्यादा होंगे, इनके लिए समस्थानिक भी ज्यादा होंगे। किसके तुलना में, जिनके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना वो सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो इतने नहीं है, मैजिक नंबर में से नहीं है, उसके अलावा है। फिर देखना आपका अगला पॉइंट क्या कहता है, द नंबर ऑफ नेचुरली ऑक्योरिंग आइसोटोन्स। इस बार देखो आइसोटोन है, वहां पे आइसोटोप था, अब ये भी देखो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे अपन प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की बात करेंगे तो अपन आइसोटोप की बात करेंगे, और यहाँ पे हम लोग न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं तो जब न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो अपन आइसोटोन्स की बात करेंगे। आइसोटोन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ आपके न्यूट्रॉन्स है वो सेम होते हैं। तो occurring isotons with a magic number of neutrons is usually large as compared to those in intermediate neighbors। यानी ये भी सिंपल सी बात है कि ऐसे आपके न्यूक्लियस जिसके अंदर नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो मैजिक नंबर में से अगर हैं तो उनके आइसोटोन की जो वैल्यू होगी, आइसोटोन का जो नंबर होगा वो भी उतना ही ज्यादा होगा। अब देखो एक आध और एविडेंस है, उनको भी हम लोग देखते हैं, उनको भी हम लोग देखो यहाँ से देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो हम आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ तो देखना कुछ बचे हुए एविडेंसेस है, इनको अपन देखते हैं। द न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई विद मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर यूजुअली लो। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस आपके मैजिक नंबर वाले होते हैं उनके लिए जो आपके न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन होता है ना वो बहुत ही कम होता है, वेरी लो, ठीक है। तो ये बात अपने यहाँ पे लिखे, तो न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई विद मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर यूजुअली लो, इनके लिए कम होता है। अगला देखना क्या एविडेंस है, न्यूक्लियाई हैविंग देयर, आई थिंक ये न्यूक्लियाई विद मैजिक नंबर होगा, यहाँ पे देखो ये मिस हो रहा है तो यहाँ पे आपको ये भी ऐड करना है, न्यूक्लियाई विद मैजिक नंबर। हाँ तो देखो अपन बात करें न्यूक्लियाई हैविंग देयर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन हायर एनर्जीज देन इन केस ऑफ नेबरहुड न्यूक्लियाई। इसका मतलब क्या है कि जो आपके न्यूक्लियाई होते हैं ना मैजिक नंबर के साथ में, उनकी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है वो एक हायर एनर्जी की होती है। जो आप अभी अपन ने एक ग्राफ देखा था शुरू के अंदर, अपने जो एक सबसे पहले ग्राफ देखा था तो वो क्या था आपके लिए हीलियम के लिए, आर्गन के लिए था, नियोन के लिए था। तो वहां पे ये जो गैसेस थी नोबल गैसेस, इनके लिए पीक पॉइंट अपन को मिल रहा था। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड जो आपकी स्टेट होती है उसकी एनर्जी का अगर अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस ग्राफ में हम लोग क्या देखते हैं कि सेम जो आपके मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियस होते हैं ना, इनके लिए जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज होती है ना उसकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू देयर नेबरहुड जो आपके न्यूक्लियस है ना उनके कंपैरिजन के अंदर। तो ये तो होते कुछ एविडेंसेस जो हमें इस जो आपका शेल मॉडल है इसके प्रमाण देता है कि हाँ ऐसे इन कारणों की वजह से हम लोग जो न्यूक्लियस है आपका उसको शेल मॉडल की तरह कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस देखो ऊपर में बात करें वो एजम्पशंस जो शेल मॉडल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो एजम्पशंस यानी धारणाएं, वो क्या धारणाएं जो शेल मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले हम लोग कहते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्फेरिकली सिमेट्रिक सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स गवर्निंग द मोशन ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, तो एक ऐसा सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स होगा जिसके अंतर्गत ये सारे न्यूक्लियॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर गति करेंगे। अब शेल मॉडल है, शेल यानी एक खोल है, इसके अंदर सारे के सारे जो आपके न्यूक्लियस है ना वो मोशन कर रहे हैं। अब वो जो मोशन कर रहे हैं उनकी जो मूवमेंट और उनकी जो गति हो रही है उसको गवर्न कौन कर रहा है, उसको चला कौन, उसको संचालित कौन कर रहा है, उस पर अधिकार कौन कर रहा है, गवर्निंग कौन है, द स्फेरिकली सिमेट्रिक सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स। यानी ऐसा एक फोर्स लगता है जो कि सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। दूसरा एजम्पशन देखना इसका क्या है, द सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स इज इन दिस केस इज अज्यूम्ड टू बी एन एवरेज फील्ड ड्यू टू ऑल न्यूक्लियॉन्स। इसका मतलब क्या है, मान लो ये एक शेल है जिसके अंदर आपके न्यूक्लियॉन्स है बहुत सारे, एक न्यूक्लियॉन के ऊपर जो लगने वाला सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स है ना वो सभी न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाले, सभी न्यूक्लियस पे लगने वाला जो एवरेज अपन निकालेंगे ना, एवरेज का मतलब वही जो औसत पढ़ते आ रहे थे ना बचपन में, राशि व योग बटा राशि संख्या, तो वही सेम बात है कि एक आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियंस है, सबके ऊपर सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स लग रहा है, तो उसका जो एवरेज होगा ना किसी एक न्यूक्लियन पर लगने वाला जो फोर्स है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है कि द सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स इज इन दिस केस is assumed to be an average field due to all nucleons। सब न्यूक्लियंस के कारण जो एवरेज फील्ड होगा उसके कारण हम इसको अज्यूम करते हैं सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स को। थर्ड देखना अजम्पशन हमारा क्या कहता है, वी डिस्कस द मोशन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियन टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, सो दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल। इसका मतलब क्या है, अगर अपन को एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को दर्शाना तो उसके अंदर अपन केवल, बहुत सारे न्यूक्लियंस होते हैं अंदर, तो केवल एक न्यूक्लियन की जो मोशन है ना उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, और केवल एक न्यूक्लियन की मोशन को देख के कि यहाँ किस प्रकार से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चल रहे हैं
उस बेसिस के ऊपर अपन बाकी सारे न्यूक्लियंस की जो मोशन है उसको निर्धारित करते हैं और इसी आधार पर हम लोग जो ये शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि केवल एक पार्टिकल की मोशन के ऊपर ये मॉडल आधारित है या केवल एक पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसके आधार पर अपन इस मॉडल को दे देते हैं, इसलिए इस मॉडल का नाम हो गया सिंगल पार्टिकल मॉडल। दिस इज सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। तो ये था हमारा जो शेल मॉडल है उसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने देखा है। एग्जाम में अगर आएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से लिख के आना है, आपके कहीं कोई नंबर कहीं कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग किसी एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो सुनना, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको बेनिफिशियल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो के जो नोट्स है ना वो नोट्स आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हो। वीडियो के अंदर मैं पोस्ट करके आपको स्क्रीनशॉट के लिए अलग से आपके 2 सेकंड या 3 सेकंड का स्पैन दे दूंगा बीच में, जहाँ से आप इसको कर सकते हो। और अगर देखो वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इसको अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कर देना। ठीक है, एमएससी और बीएससी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप बिलोंग क्यों ना करते हो, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप अपेयर क्यों ना हो, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।